आप सभी का भौतिक विज्ञान क्लास में स्वागत है। आज हम आप सबको वैद्युत क्षेत्र से जुड़ा हुआ विषय बताएंगे, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ाएंगे। सबसे पहली परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो इसकी परिभाषा होती है किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए, ये एक आवेश लिया है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए इस पर कोई एक अन्य आवेश लाएंगे तो या तो इन दोनों आवेशों के मध्य, मान लीजिए इसको लेके आते हैं तो इन दोनों के मध्य में या तो आकर्षण बल होगा और या तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा निकल के आती है किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की अवधारणा क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। पहली है कि एक आवेश अथवा आवेशों का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करता है। दूसरी बात है, जब एक आवेश को किसी दूसरे आवेश के निकट लाया जाता है तो एक आवेश का क्षेत्र दूसरे आवेश के क्षेत्र से अन्योन्य अन्योन्य क्रिया करता है। यह अन्योन्य क्रिया उनके बीच कार्य करने वाले बल के लिए उत्तरदायी होता है। और आपको बता दें कि वैद्युत क्षेत्र का विचार जो दिया था वो माइकल फैराडे ने दिया था। अगली परिभाषा है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक अत्यंत अल्पधन आवेश जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम लोग कल्पित आवेश भी कहते हैं। कुल मिला के ये आवेश वास्तविक नहीं होता है। अगली परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा इस तरीके से बनेगी, अनंत पर स्थित कोई परीक्षण आवेश है, इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में लगाया गया बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको बता दें, F वैद्युत बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और परीक्षण आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। यदि इसके विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? mLt-2 अपान AT। इसको यदि हम पक्षांतर करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? mLa-1t-3। अगला डेरिवेशन है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग देखते हैं। आपको बता दें, एक बिंदु है O जिस पर प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू कूलाम का आवेश जो है वो कार्य करता है, इस पर परावैद्युतांक K है। तो आपको बता दें कि O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको बता दें कि यदि हम Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आएंगे, अर्थात परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आएंगे, तो यदि हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो आपको बता दें यहां पर Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, तो Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल ये कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। यदि हम इस पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बताई थी कि अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में
लगाया गया बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से F वैद्युत बल है, इस वैद्युत बल का मान रखेंगे 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ये Q नॉट यहाँ पर परीक्षण आवेश है, तो यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर। यदि हम निर्वात और वायु की बात करें तो यहाँ पे K का मान 1 रख देंगे, तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। जहां पर यहां पर यदि हम बात करें तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, अर्थात इस पूरे 1/4πε0 का मान है 9 गुणे 10 की घात 9। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला यह कि यदि परीक्षण आवेश Q नॉट पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल F प्रतिकर्षण बल है, अर्थात आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उसकी दिशा OP होगी। अर्थात हम थोड़ा सा आपको चित्र में दिखाना चाहते हैं। ये चित्र था, हमने आपको बताया कि यदि परीक्षण आवेश Q नॉट पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल F है, तो जो इसकी दिशा होगी OP होगी, अर्थात O से P की ओर। आपको एक चीज और बता दें कि यदि हम P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वह प्लस Q आवेश से दूर होगा। अगली बात नोट नंबर 2 में आती है कि यदि किसी स्थान में कई बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 ऐसे सो ऑन ऐसे विद्यमान है, तो उस स्थान के किसी बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश की तीव्रता वही होगी जो अन्य बिंदु आवेश की उपस्थिति में होती है। तीसरी बात है कि यदि किसी बिंदु पर सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा भिन्न भिन्न आवेशों के कारण तीव्रताएं E1, E2, E3 ऐसे सो ऑन हैं, तो जो वेक्टर E का मान होगा वह वेक्टर E1, वेक्टर E2, वेक्टर E3 जितने भी अन्य आवेशों के कारण तीव्रताएं होंगी उनके सदिश योग के बराबर होता है। अगली बात है कि सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत बल। तो आपको बता दें कि सतत आवेश का मतलब होता है, सतत मतलब होता है लगातार। तो आपको बता दें कि सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए 3 विधियां होती हैं। पहली है रैखिक आवेश वितरण, जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं। रैखिक आवेश वितरण का मतलब है यहां पर आवेश वितरण 1D शेप में हो रहा है, अर्थात सबसे पहले हम लोग कैपिटल L लंबाई का एक पतला तार लिया है, वो सीधा भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसमें एक समान रूप से आवेशित है या एक समान रूप से आवेशित है। इस पर रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तथा इसकी जो सूक्ष्म लंबाई है वो dl है। तो यदि हम आवेश की बात करें तो आवेश dq बराबर हो जाता है रैखिक आवेश घनत्व गुणे इस पर जो सूक्ष्म खंड है dl के, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि dq बराबर लैम्डा इंटू dl। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे सतत आवेश वितरण रैखिक आवेश वितरण की स्थिति में है। जैसा कि हम आपको चित्र दिखा रहे हैं कि ये आपको एक पतला तार लिया है जिसकी लंबाई कैपिटल L है, dl इसका अल्पखंड है। तो आपको बताया था कि dq बराबर लैम्डा dl।
अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम का नियम क्या होता है वो यहाँ प्रयोग होगा। ये क्या हो जाएगा, डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू नॉट माने परीक्षण आवेश, और साथ में क्या आ जाएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एक चीज आपको हम बता दें कि यहाँ पे आर, ये R21 वेक्टर R21 होगा। वेक्टर R21 का मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो यहाँ पे इसका यही मतलब होता है। तो इसके साथ में क्योंकि वेक्टर लिखा है तो आपको कूलाम का नियम बताया था सदिश रूप में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R21 कैप। कैप का मतलब होता है एकांक सदिश। तो यहाँ पे dq का मान रखेंगे, इस dq का मान रखेंगे तो dq का मान आपको पता है कि dq इज इक्वल टू लैम्डा dl है। तो यहाँ से df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट लैम्डा dl अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा R21 कैप। अब देखिए आपको एक चीज और बताते चले कि यदि हम R21 की जगह की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि बताया हमने कि R21 की जगह वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल, यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने लगा दिया अपॉन यहाँ पे बचेगा क्या R21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा R21 कैप। आपको इसके बाद बता दें कि यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन, क्योंकि ये अल्प, इसका मतलब जैसे हमने कहा रैखिक आवेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रैखिक आवेश के कारण यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे एल हो जाएगा, अर्थात तो इस तार के कारण हमें समाकलन करना है, तो यहाँ पे एल हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि जब आपको इंटीग्रेशन डी एफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचेगा क्या इंटीग्रेशन एल, ये लैम्डा R21 कैप अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और ये साथ में क्या बचेगा dl। यही सतत आवेश वितरण है रैखिक आवेश वितरण के रूप में। अब दूसरी बात आती है कि पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से है। तो पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है कि आपको जैसा चित्र बता रहे हैं कि ये पहले हमने रैखिक आवेश वितरण में एक पतला तार लिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2D शेप का, मतलब कोई ऐसा पृष्ठ लेंगे कि जिस पर हमें आवेश वितरण निकालना होगा। तो पृष्ठ पर आवेश वितरण निकालना है तो जिसका पृष्ठ घनत्व तो मान लीजिए ये सिग्मा है, तो पृष्ठ के अति सूक्ष्म जो अवयव है यहाँ पर अंदर की तरफ वो ds है, तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds हो जाएगा। यहाँ पर भी कूलाम का नियम लगाएंगे। कूलाम का नियम जैसा आपको बताया, कूलाम का नियम df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा R21 कैप। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखने के बाद में इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेशन ये यहाँ पे s हो जाएगा
और सिग्मा R21 कैप अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा, अल्प पृष्ठ अवयव ds। तो आपको पता है कि यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वेक्टर f हो जाएगा, और बाकी सब चीजें एज टू एज ऐसे ही लिख देंगे। जैसे आपको बताया था रेखीय पृष्ठ आवेश वितरण है, वैसे ही पृष्ठ आवेश वितरण निकल के आया। तीसरी बात आ जाती है आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि हम सबसे पहले कोई आयतनाकार वस्तु अर्थात 3D कोई आकृति है, ऐसा हमने कोई आकृति लिया है, इसके आयतन पर आवेश वितरण हो रहा है। इस यदि हम आयतन आवेश वितरण की बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे मान लीजिए रो है, और यदि इसके आयतन के अति सूक्ष्मतम अवयव की बात करें तो यहाँ पे dv है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में सतत आवेश वितरण आयतनाकार वस्तु में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे dq का मान क्या हो जाएगा, मतलब आवेश का मान क्या हो जाएगा, वह सूक्ष्म अवयव आयतन का dv और साथ में आयतन आवेश घनत्व रो, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कूलाम का नियम प्रयोग कर देंगे। तो df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन R21 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा R21 कैप। तो ये df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान रख देंगे यहाँ पे, इसके बाद इसका समाकलन कर देंगे। अब बात हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव शब्द से समझ में आ रहा है इसके दो ध्रुव होंगे, अर्थात इसकी परिभाषा निकल के आती है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। अर्थात यहाँ पर दो अलग अलग बराबर है परंतु विपरीत प्रकृति के हैं, अर्थात एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा माइनस क्यू आवेश है। तो आपको बता दें कि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित भी है, तो यह निकाय क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। अब हम यदि बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसकी परिभाषा आती है कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, अर्थात यदि हम इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q इंटू 2L। ये वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा होती है। परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहां से इसको समझ लेंगे, ये Q इंटू 2L, दोनों आवेशों, ये एक आवेश है, दूसरा ये आवेश है, इधर माइनस क्यू आवेश है, इधर प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी ये यदि हम बात करते हैं तो ये 2L है। अर्थात मध्य बिंदु यदि O है तो एक आवेश के बीच की दूरी L तथा दूसरे आवेश के बीच की दूरी भी L हो जाएगी। अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और ये दूरी है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना तो कोई विमा होती है। तो कूलाम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। यदि हम इसके विमा की बात करें तो ये 80 हो जाएगा, और ये साथ में L। तो या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ALT, इसको फोरियल ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति होती है, दूसरी निरक्षीय स्थिति होती है। तो अक्षीय स्थिति को समझते हैं। सबसे पहले एक चित्र बना हुआ है, चित्र देखते हैं। ये A है, ये B है, इन दोनों के मध्य बिंदु O है। O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक चीज और आपको बताते चलें, तो आपको बता दें कि A B
ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 2l है, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, अर्थात O से A के बीच की दूरी l हो जाएगी और O से B के बीच की दूरी भी l हो जाएगी। A पर माइनस q चार्ज है और B पर प्लस q चार्ज है, और इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये ए बिंदु अर्थात ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल क्यों आया, आपको बता दें कि जी बीच में थोड़ी सी वीडियो क्लिपिंग में दिक्कत आई, थोड़ा सा फिर से वापस से आते हैं, इसको फिर से देखते हैं। ए और बी इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, ए यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, बी इस पर प्लस क्यू आवेश है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों के बीच की दूरी 2l है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। सबसे पहले बी बिंदु पर मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहेगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ये क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आर माइनस एल क्यों आया, क्योंकि O से लेके यहां से लेके और यहां तक बीच की दूरी r है। यदि हम यहां से लेके P बिंदु के बीच की दूरी की बात करें, P बिंदु के बीच की दूरी, तो टोटल दूरी r हो जाएगी, इसमें से l दूरी घटा देंगे, अर्थात ये क्या बचेगी r माइनस एल। ऐसे ही A से लेके P के बीच की दूरी की बात करेंगे तो ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी r प्लस एल। तो इस चित्र को समझना ही जरूरी है, क्योंकि अक्षीय स्थिति है, तो अक्षीय स्थिति का मतलब है अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बी बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो ये आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ए और बी बिंदु साथ में पी बिंदु भी एक ही रेखा में स्थित है, अर्थात एक ही अक्ष में स्थित है। तो आप ये कह सकते हैं कि E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशाओं में है, अर्थात इसकी यदि हम प्रगति की भी बात करें तो ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बी पर प्लस क्यू आवेश है। तो यदि हमें पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता की बात करें तो वहां इनके अंतर के बराबर होगा, अर्थात ई बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो यहाँ पे E1 का मान रखेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये साथ में के भी है परावैद्युतांक, यहाँ पे Q बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसी को इन दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्या बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो होता क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे बटे, ये देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर साथ में r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो इसका क्या बन के आता है सूत्र, ये बन जाता है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, देखिए माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो ये क्या बचेगा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। तो यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल होंगी, काट देंगे। तो ई बराबर क्यू इंटू 4RL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई थी, P बराबर Q इंटू 2L, इसका मान रखेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो L का मान R की तुलना में बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान भी R स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा, अर्थात नगण्य के बराबर होगा। तो इस L स्क्वायर के मान को नेग्लेक्ट करेंगे, तो नेग्लेक्ट करेंगे तो ये नेग्लेक्ट करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान आर क्यूब। निर्वात या वायु के लिए बात करें तो K का मान 1 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान आर क्यूब। अब हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को समझते हैं, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ए और बी ये दो ध्रुव हैं, एक पर माइनस क्यू आवेश तथा एक पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों का मध्य बिंदु ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक पी बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने समझा था कि ए और बी जो कि दो ध्रुव थे, इन दोनों के साथ में ही मतलब उसी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित था, लेकिन निरक्षीय का मतलब होता है उस अक्ष पर P बिंदु नहीं हो, अर्थात उसके लंबवत है P बिंदु। तो हम ये कह सकते हैं कि O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले देखें O से A के बीच की दूरी L हो जाएगी, O से B के बीच की दूरी L, अर्थात AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगी 2L। अब देखिए A से P बिंदु के बीच की दूरी की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरा का पूरा एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इस P बिंदु पे, देखिए ये P बिंदु है, ये P बिंदु है, तो यहाँ पर आपने देखा है कि ये जो कोण बनाई दे रहा है थीटा कोण बनाई दे रहा है, तो थीटा कोण दिखाई दे रहा है आपको बन रहा है। तो यहाँ पे यदि हम परिणामी तीव्रता की बात करें E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे कि E1 का मान क्या हो जाएगा, अर्थात एक ध्रुव मतलब ए बिंदु पे बात करें तो ए बिंदु के कारण यदि हमें यदि हम ए बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वैसे सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे बीच की दूरी क्या है, ये बीच की दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये क्या होता है इसका होल स्क्वायर। यदि होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, वो यही चीज आ जाएगी, मतलब E1 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे E2 आ जाएगा, तो E1 और E2 क्या होंगे, इसके मान तो परस्पर बराबर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होंगी, एक दूसरे से भिन्न होंगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि AB के लंबवत जो घटक हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। लेकिन यदि हम उसके AB के समांतर घटक की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, जिनकी दिशाएं एक ही दिशा में हैं। तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे तो क्या बचेगा, परिणामी तीव्रता P बिंदु पर E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे E1 E2 का मान रखेंगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों चीजें कॉमन हो जाएंगी तो cos थीटा प्लस cos थीटा, ये क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। अब हम cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा यहाँ पे क्या होगा,
इसको बहुत ही गौर से देखिएगा। ये आपको थीटा कोण दिखाई दे रहा है। इस थीटा कोण, तो यदि हम थीटा कोण पे बात करें तो ये कॉस थीटा का मान क्या होगा? कॉस थीटा का मान क्या होगा? ओबी बटे पीबी या बीपी। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये पीबी के बीच की दूरी होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो ओबी का मान एल है, एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कॉस थीटा की जगह मान रख देंगे। तो कॉस थीटा की जगह मान रखेंगे तो हमारा क्या कुछ निकल के क्या आया था? लास्ट में निकल के आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साथ में 2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो कॉमन टर्म था। फिर क्या करेंगे? 2 कॉस थीटा लिखा था, इस 2 कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह मान रखेंगे तो 2l अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 2। अब देखिए ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है। आपको पता है कि यदि ये दोनों पावर जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो 2QL हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जगह मान रख देंगे, P हो गया। जैसा आपको पहले भी बताया था L का मान R की तुलना में बहुत कम होगा, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में और भी कम होगा। तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर स्क्वायर की घात 3/2। तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे हमने L का जो मान है L स्क्वायर आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा, तो L स्क्वायर का मान नगण्य ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे आर क्यूब। यदि K का मान 1 हो जाएगा निर्वात और वायु के लिए, तो यहाँ पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यूब। एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि जब हम कभी भी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव के समांतर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर की बात करेंगे तो यह धन दिशा से ऋण दिशा की ओर होगा। इसको ध्यान में रखते हैं। लेकिन यदि हम अक्षीय स्थिति पे आ जाते हैं तो ये अक्षीय स्थिति है, ये निरक्षीय स्थिति है। यदि हम अक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो अक्षीय स्थिति में जो दिशा होती है वह वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अर्थात यहाँ पे हम अक्षीय स्थिति है तो ये अक्षीय स्थिति का फार्मूला निकल के आया है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटे आर क्यूब। तो इसकी जो दिशा होगी वह ऋण दिशा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति में धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो जाएगा। अगला डेरिवेशन है कि एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। देखिए यहाँ पे हमने चित्र बनाया है, बल युग्म दिखाया है। ये -q आवेश है, ये +q आवेश है। जैसा कि चित्र आपको दिखाई दे रहा है कि हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो आपको बता दें कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो बल युग्म होता है यह वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। इसे हम लोग प्रत्यनयन बल युग्म, प्रत्यनयन बल युग्म कहते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक बल F हो जाएगा, दोनों के बीच लंबवत दूरी ये क्या होगी? 2l sin थीटा। तो F आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत बल के बीच में संबंध आता है, तो F बराबर QE हो जाएगा। अर्थात संबंध क्या होता है? E बराबर F अपान Q, जैसा कि आपने पढ़ा ही है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? F बराबर QE हो जाएगा इंटू 2l sin थीटा। तो टाउ बराबर 2QL E इंटू साइन थीटा। P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो टाउ बराबर PE साइन थीटा हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम PE साइन थीटा लिखा है तो यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E।
कुछ चीजें और भी हैं नोट नंबर 1 में, जैसे हमने लिखा है कि यदि थीटा का मान 0 होगा तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान भी, साइन थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन थीटा का मान भी 0 हो जाएगा, अर्थात टाउ का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात आती है कि यदि थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो साइन थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ का मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा, अर्थात टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पीई। तो आज आपको हमने वैद्युत क्षेत्र तत्व से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ाया था। आपको आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताया, निरक्षीय स्थिति को तीव्रता को बताया। तो आप सभी वीडियो को जरूर देखें, जरूर देखने के साथ साथ आपको सब्सक्राइब भी चैनल को करना है, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सकेंगे। धन्यवाद।